नमस्कार दोस्तों, इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, हमारी एकेडमी ने रीट, पटवार और पुलिस कांस्टेबल की जो निकटवर्ती भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हमारा ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और उन्हीं कंटेंट को हम पहले उठा रहे हैं जो इन प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति आवश्यक है। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत की स्थिति, भारत की अवस्थिति और भारत की दिक् स्थानिक संबंध के बारे में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत में हम ये जान लेते हैं कि स्थिति और अवस्थिति होती क्या है। देखें, जब किसी देश के महासागर के सागर के संबंध में हम उसकी स्थिति की बात करेंगे, जैसे उसका वर्णन करते हैं, तो वो उस देश की स्थिति कहलाती है। यदि हम अक्षांशीय देशांतरीय आधार पर उसका वर्णन करें तो वो अवस्थिति कहलाती है। सीधी सी बात यह है कि गणितीय यदि वर्गीकरण करें तो वो अवस्थिति होगा और अन्य दृष्टिकोण से करें तो वो स्थिति कहलाएगा। तो स्थिति और अवस्थिति, अब हम इसको विश्व संदर्भ पर देखते हैं। देखें, यहाँ पर मैंने एक आयताकार चित्र बनाया है। आयताकार चित्र में मैंने एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची है। ऊर्ध्वाधर रेखा इस आयताकार चित्र को दो भागों में बांट रही है। इसका जो पूर्वी हिस्सा है, जो हमारे राइट हैंड की तरफ वाला हिस्सा होता है, वो पूर्वी हिस्सा हमेशा क्या बताएगा? पूर्वी गोलार्ध को बताएगा। और जो हमारे बाएं तरफ वाला हिस्सा होता है, जो हमारे लेफ्ट साइड वाला हिस्सा होता है, वो हमें क्या बताएगा? पश्चिमी गोलार्ध को बताएगा। कौन सी रेखा है? ऊर्ध्वाधर रेखा है। इसी को क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन कहते हैं। क्लियर है? और यही वो रेखा है जिसको क्या कह देते हैं? प्रधान देशांतर। प्रधान देशांतर रेखा या मुख्य याम्योत्तर रेखा, यही है जो विश्व को दो भागों में बांट रही है। क्लियर है? इसका अन्य नाम देखें तो ये क्या हो जाएगी? GMT हो जाएगी। GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम हो जाएगी। क्लियर है? यदि हम इस विश्व को क्षैतिज आधार पर दो भागों में बांटे तो ये जो रेखा इसको दो भागों में बांट रही है, ये क्या कहलाएगी? ये मुख्य अक्षांश रेखा कहलाएगी। मुख्य अक्षांश रेखा कहलाएगी। और इसका जो उत्तरी हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा और इसका दक्षिणी जो हिस्सा है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। अब देखें, यदि हमने यूं वर्टिकल ऊर्ध्वाधर आधार पर इसका वर्गीकरण किया था तो ये गोलार्ध बना था पूर्वी और ये पश्चिमी। उत्तरी और दक्षिणी के आधार पर किया तो ये उत्तरी और ये दक्षिणी। भारत यहाँ पर है, इस जगह भारत यहाँ पर है। तो विश्व संदर्भ में यदि देखें तो भारत किस गोलार्ध का हिस्सा होगा? यदि हम उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी चारों को ही उठाते हैं तो ये कौन से हिस्से में आएगा? ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि भारत विश्व में किस गोलार्ध में स्थित है। तो आपने ध्यान में रखना है कि ये विश्व के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर है? अब देखते हैं हम कि भारत के अक्षांश और देशांतर कौन कौन से हैं। देखें, यहाँ पर मैंने भारत का चित्र बनाया है। इस भारत में देखें, इस चित्र में देखें तो भारत में यदि क्षैतिज रेखाएं खींचेंगे, इस प्रकार क्षैतिज रेखाएं जो कैसे खींचेगी? पूर्व से पश्चिम, तो वो क्या कहलाएंगी? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं में मुख्य भूमि जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पर उत्तरी आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में जब भारत का वर्णन किया था तो केवल उत्तरी गोलार्ध आया था। इसलिए भारत में जब अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो दोनों तरफ उत्तरी आएगा, क्योंकि हम विश्व संदर्भ में अक्षांश बता रहे हैं।
तो 8 डिग्री 4 मिनट n मतलब उत्तरी गोलार्ध से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध तक ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और यदि हम देशांतरीय विस्तार देखें तो यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट। अब यहाँ भी ध्यान रखना है, ये पूर्वी आएगा, ईस्ट ही आएगा से लेकर के और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। मतलब दोनों देशांतरीय विस्तार दोनों तरफ देखें तो ईस्ट ही आएगा, अक्षांशीय विस्तार दोनों तरफ देखें तो नॉर्थ ही आएगा। ऐसा सवाल पूछा हुआ है कि एक तरफ यहाँ दक्षिण लगा दिया और यहाँ पर उत्तर ही लगाया हुआ है। ऐसा यदि ऑप्शन ऑप्ट करेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना। क्लियर है? अब यदि हम देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार के टोटल की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, कुल विस्तार 30 डिग्री है, और देशांतरीय विस्तार भी देखें तो लगभग 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। अक्षांश टोटल कितने हैं विश्व में, दोनों गोलार्धों को मिला ले तो 181, हम राउंड फिगर में 180 मान करके चलते हैं। और यदि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है इसको दिक् स्थानिक स्थिति के आधार पर एक गोलार्ध में देखें, एक गोलार्ध के अनुसार देखें, क्योंकि एक गोलार्ध में अक्षांशीय विस्तार कितना होता है 90 डिग्री। दोनों गोलार्ध को मिला ले तो 180, तो एक गोलार्ध के अनुसार भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 1/3 है, 1/3, क्योंकि लगभग कितना फैला हुआ है 30 डिग्री का। और यदि पूरे विश्व के अक्षांशीय विस्तार के अनुसार भारत की स्थिति देखें तो कितनी होगी 1/6 अक्षांशीय विस्तार भारत में फैला हुआ है पूरे विश्व का। क्लियर है? ऐसे ही हम देशांतरीय स्थिति के आधार पर देखते हैं। देखिए विश्व में कुल देशांतर कितना विस्तार है 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। और यदि केवल पूर्वी गोलार्ध को देखें तो कितना विस्तार है 180 डिग्री का। तो कुल देशांतरीय विस्तार विश्व में, यदि कुल देशांतरीय विस्तार के आधार पर भारत का देशांतरीय विस्तार देखें तो 1/12 ये भाग आएगा। और यदि एक गोलार्ध कौन सा पूर्वी गोलार्ध के आधार पर देखें तो ये कितना आएगा 1/6 भाग, 1/6 भाग, क्योंकि कितना फैला हुआ है 30 डिग्री फैला हुआ है। तो ये टोटल 360 है, तो 30/360 कितना आ गया 1/12। और यहाँ पर 30/180 ये कितना आ गया 1/6 भाग। क्लियर है? तो ये देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार विश्व के संदर्भ में भी भारत के आपने याद रखने हैं। अब बात करें कि देशांतरीय विस्तार जो होता है वो हमेशा एक देश के समय निर्धारक रेखा के रूप में माना जाता है देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार टोटल है कितना 30 डिग्री का है। और 30 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट को बताता है, 4 मिनट को। तो 30 डिग्री कितने को बताएगा 120 मिनट को बताएगा। और 120 मिनट के यदि हम घंटे बनाएंगे तो भाग 60 बराबर 2 घंटे, 2 घंटे। तो भारत का जो देशांतरीय अंतराल के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी, सुदूर पूर्वी, सुदूर का अर्थ क्या होता है सबसे दूर वाला, उस दिशा का सबसे दूर वाला, मतलब पूर्व दिशा का सबसे दूर वाला, और सुदूर पश्चिमी मतलब पश्चिम दिशा का सबसे दूर वाला। इन दोनों भाग के बीच में समय का अंतर कितना रहता है। और ये जो हम प्रश्न पूछेंगे समय का अंतर वो हमेशा स्थानीय समय होता है। इस क्षेत्र का समय माना जाएगा, यहाँ पर भी इस क्षेत्र का समय माना जाएगा। तो सुदूर पूर्व और सुदूर पश्चिम का जो स्थानीय समय का अंतर है वो कितना है 2 घंटे का। बहुत बार रिपीट हुआ सवाल है, आपको इस पर कंसंट्रेट करना है। 2 घंटे का अंतर आता है।
अब यदि हम बात करें कि भारत का मानक समय कौन सा है, तो मानक समय की बात करते ही हमें यहां पर 82.5 डिग्री देशांतर की बात करनी है। 82.5 डिग्री देशांतर की बात करनी है। 82.5 देशांतर क्यों? क्योंकि यदि हम पूर्वी और पश्चिमी जो देशांतर है उन दोनों को आपस में घटा दें तो लगभग ये 30 डिग्री का आएगा। अब इसमें से घटा दें इसमें से या इसमें जोड़ दें तो मध्य का जो बिंदु आएगा, मतलब दोनों देशांतर के मध्य का जो बिंदु है वो कौन सा होगा? 82.5 डिग्री देशांतर होगा, जिसको क्या मान लिया? भारत का मानक देशांतर मान लिया। और यही क्या होता है मानक देशांतर? भारत में समय का निर्धारक माना गया है। और इसको हम क्या कह देते हैं? 82.5 को IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन कह देते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इस रेखा से निर्धारित होता है। कौन सी रेखा है? 82.5 डिग्री देशांतर। इसमें से सवाल क्या बन सकता है? पहला सवाल कि ये कहां से निकलती है, किन राज्यों से निकलती है, तो हमने ध्यान में रखना है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश MP, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य है जिसमें से ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। और ये 82.5 देशांतर रेखा कौन सी है? भारत की मानक समय रेखा है। अब ये ध्यान रखना, ये 82.5 डिग्री जो हमने विश्व संदर्भ पर यहाँ पर देखा था, ये 0 डिग्री देशांतर से कितना पूर्व में है? 82.5 डिग्री। पूर्व में समय बढ़ता है, पूर्व में हमेशा समय बढ़ता है। और कितना बढ़ता है? 1 डिग्री के अंतराल पर घड़ी के 4 मिनट। 1 डिग्री के अंतराल पर घड़ी के 4 मिनट, मतलब 82.5 डिग्री के अंतराल पर कितना हो जाएगा? 82.5 इंटू 4 मतलब 330 मिनट हो जाएगा। 330 मिनट। अब 330 मिनट के यदि हम घंटे बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5.5 घंटे। 5.5 घंटे पूर्व की तरफ है, इसलिए ये प्लस आएगा। अब आपने ये ध्यान में रखना है कि जब भी आपने घड़ी में मोबाइल में टाइम सेट किया है तो आपने 5.5 घंटे GMT प्लस किया है। वो क्यों? क्योंकि भारत का जो मानक समय है वो GMT से मतलब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से 5.5 घंटे आगे रहा है, ये बताया है। क्लियर है? यदि भारत का मानक समय देखें तो वो IST कहलाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है। क्लियर है? अब ध्यान देते हैं कि भारत का क्षेत्रफल, यहाँ पर क्षेत्रफल बड़ी नॉर्मल सी जो सूचनाएं हैं वो मैं अब दे रहा हूं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये ध्यान में रखना, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और यदि हम ये विश्व संदर्भ पर देखें तो विश्व संदर्भ पर 2.42% भाग को घेरता है। पूरे विश्व का कितना? 2.42% भाग घेरता है। अब यदि हम इसकी बात करें 2.42%, तो ये विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर। 6 बड़े कौन से हैं? इसके लिए ट्रिक है, वो ट्रिक आपने याद रखनी है। क्या? कि रुक चाइना, मैं यहां लिख रहा हूं, रुक चाइना, अमेरिका, ब्राजील होते हुए ऑस्ट्रेलिया आ रहा है। इस ट्रिक से आपने याद रखना है, क्रम याद रह जाएगा। रूस हो जाएगा, पहला रूस है, क से कनाडा हो जाएगा, दूसरा कनाडा है,
चाइना 3 नंबर पर चाइना है, अमेरिका 4 नंबर पर अमेरिका है, ब्राजील 5 पर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया 6 पर ऑस्ट्रेलिया और 7वां बड़ा देश कौन है? भारत है। अब कुछ बुक्स में यहाँ पर गलती दी हुई है क्या कि अमेरिका को तीसरा बड़ा बताया हुआ है। आपने ध्यान में रखना है अमेरिका से चाइना का क्षेत्रफल ज्यादा है तो आपने तीसरे नंबर पर चाइना ही करना है। क्लियर है? अब देखते हैं कि भारत के जो विस्तार में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये जो विस्तार है वो कितना कितना है। देखिए उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है, उत्तर से दक्षिण विस्तार ये 3214 किलोमीटर है। 3214 याद रखना, 3214। और यदि हम पूर्व से पश्चिम विस्तार देखें तो ये कितना होगा? 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। ये ध्यान में रखना है। उत्तर से दक्षिण कितना? 3214, पूर्व से पश्चिम कितना? 2933 किलोमीटर है। क्लियर है? और यदि हम इसकी तट रेखा देखें, तट रेखा, तो तट रेखा कितनी लंबी है? मुख्य भूमि की कहें तो 6100 किलोमीटर। यदि केवल इस मुख्य भूमि की कहें तो 6100 किलोमीटर। और यदि हम इसमें द्वीप समूह जोड़ दें, जैसे अंडमान निकोबार है और इस तरफ लक्षद्वीप है, तो इनकी तट रेखा भी जोड़ दें तो ये कितनी हो जाएगी? 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी। और इसको राउंड फिगर में 7517 किलोमीटर लिख दिया जाता है। 7517 किलोमीटर राउंड फिगर में लिख दिया जाता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। और यदि भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा कितनी है भारत की? 15,200 किलोमीटर है। अब ये 15,200 किलोमीटर किसके साथ में है? भारत के पड़ोसी देश जो इसके स्थलीय सीमा बनाते हैं, इसकी अभी हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि स्थलीय सीमा पर और जलीय सीमा पर इसके देश कौन कौन से हैं, उनको क्या कहेंगे? पड़ोसी देश कहेंगे। देखिए भारत के स्थिति के आधार पर हमें जो अक्सर सवाल पूछे जाते हैं वो ये है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित है? तो आप पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत का नाम लेंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत ये भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित देश है। और यदि भारत के पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो वो हमेशा 5 प्रकार से पूछे जाएंगे। कैसे? एक तो केवल स्थलीय सीमा वाले। पहले हम ये देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश है तो कितने? 9 है। पड़ोसी देश 9 है टोटल। अब इसमें क्या देखेंगे कि केवल जलीय सीमा कौन सी है? केवल जलीय सीमा कौन सी है? केवल स्थलीय सीमा कौन सी है? स्थलीय। केवल जलीय और स्थलीय। पहले इन दो की बात करते हैं। केवल जलीय की बात आ जाए तो श्रीलंका और मालदीव 2 के साथ ही कर रही है। और केवल स्थलीय सीमा की बात करें तो किसके साथ आ जाएगी? सबसे पहले अफगानिस्तान, फिर चीन, फिर नेपाल और भूटान, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जलीय लगती है और इस तरफ म्यांमार के साथ भी जलीय लगती है, बांग्लादेश के साथ भी जलीय लगती है। तो केवल स्थलीय कहें तो 4 ही आएगा। कौन कौन सा? अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान। और यदि हम कहें जलीय सीमा, अब इसमें केवल शब्द नहीं लगा है जलीय सीमा, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? श्रीलंका आएगा, मालदीव आएगा और इसके साथ बांग्लादेश और इस तरफ म्यांमार और इस तरफ पाकिस्तान। तो 5 आ जाएंगे। 5 के साथ इसकी जलीय सीमा लगती है। और केवल
जलीय सीमा और इस तरफ स्थलीय सीमा। अब इसमें भी केवल नहीं लगा हुआ स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा पाकिस्तान से भी लगती है, फिर अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, ये कितने हो गए हैं 5, फिर म्यांमार और ये बांग्लादेश। तो टोटल कितने से लगती है 7 से लगती है, 7 से स्थलीय सीमा लगती है। अब इसमें ये ध्यान रखना स्थलीय जलीय, केवल स्थलीय या केवल जलीय, इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। टोटल पड़ोसी देश है कितने 9 हैं, क्लियर है। अब इस पड़ोसी देश को जानने से पहले 9 कौन कौन से हैं कैसे हैं, इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हाल ही में धारा 370 हटने के बाद में भारत में जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा परिवर्तन हुआ है, पड़ोसी देशों के साथ जैसे सीमा लगी है उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, भारत की प्रशासनिक दृष्टिकोण से क्या परिवर्तन हुए हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं। देखिए भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वो कैसे कैसे परिवर्तित हुए हैं हम जान लेते हैं। 31 अक्टूबर, ये तारीख याद रखनी है आपने, 31 अक्टूबर 2019। इससे पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, यूटीएस कह देते, यूनियन टेरिटरीज, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे 31 अक्टूबर 2019 से पहले। 31 अक्टूबर को क्या हुआ था कि जो जम्मू कश्मीर है उसको राज्य की श्रेणी से हटा करके 2 केंद्र शासित प्रदेश उसमें गठित कर दिए थे। कौन कौन से आप यहाँ चित्र देख सकते हैं। ये आपको जो चित्र बड़ा दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, ये कौन सा है, लेह है। लेह भारत का सबसे बड़ा जो जिला है वो लेह है। लेह और कारगिल, लेह और कारगिल, ये जो आपको दिखाई दे रहा है 3 की शेप में, ये कारगिल है। कारगिल और लेह, इन 2 जिलों को एक केंद्र शासित प्रदेश में रखा गया है और इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है, लद्दाख। अब ये याद रखना है, पहला लद्दाख, लद्दाख में 2 ही जिले हैं, एक तो लेह है और दूसरा कारगिल है। लेह भारत का सबसे बड़ा जिला है, क्लियर है। दूसरा ये वाला जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको राज्य की श्रेणी से हटा करके क्या बनाया, केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश बने। दूसरा कौन सा है, जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में कौन कौन से क्षेत्र हैं, ध्यान से देखना इसको। ये कारगिल से यदि हम पश्चिम दिशा की तरफ आए तो यहाँ पर बांदीपुर आएगा। बांदीपुर से हम पूर्व दिशा की तरफ बिल्कुल पाकिस्तान की सीमा पर जाकर के देखेंगे तो यहाँ पर मुजफ्फराबाद, अक्सर न्यूज में आप सुन लेते हैं, आतंकवादी गतिविधियों के रूप में सुन लेते हैं। पाकिस्तान बहुत ज्यादा आतंकवादी गतिविधियां करता है इस जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में। फिर यहाँ पर देखें, ये बारामूला, ये वाला हिस्सा श्रीनगर, और श्रीनगर से थोड़ा सा दक्षिण की तरफ जाएंगे तो आपको ये क्षेत्र हमेशा याद रहते हैं, कौन सा, पुलवामा। पुलवामा और अनंतनाग, ये वो क्षेत्र है जहां पर आतंकवादी हमला हुआ था हमारी सेना पर, पुलवामा और अनंतनाग। अनंतनाग से यदि हम पश्चिम की तरफ सीमा की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर राजौरी सेक्टर आ जाएगा। राजौरी सेक्टर से थोड़ा सा पूर्व दिशा में जाएंगे तो यहाँ पर उधमपुर, उधमपुर के नजदीक यहाँ पर है जम्मू, और जम्मू से थोड़ा सा दक्षिण में आता है कंठुआ, और कंठुआ से हम कहाँ जा सकते हैं, पंजाब में जा सकते हैं। तो कंठुआ से पंजाब में एंट्री होती है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश 2 बने हैं जम्मू कश्मीर के, पहला लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर।
अब ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र इतना ही है जो किस से स्पर्श कर रहा है, देखिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर किस से स्पर्श कर रहा है, पंजाब से, और इस तरफ यदि हम देखें तो पाकिस्तान से स्पर्श कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसके जो स्थलीय सीमा है और इसके जो पड़ोसी देश हैं स्थलीय सीमा वाले, उनके जो आरोही क्रम में सीमा है, आरोही क्रम में जो सीमा लगती है वो कितने कितने किलोमीटर लगती है उसको ट्रिक के माध्यम से जान लेते हैं। देखें, भारत का यदि उच्चतम बिंदु देखें तो ये क्या होगा, इंदिरा कॉल। भारत का दक्षिणतम बिंदु देखें तो दो आधार पर पूछा जा सकता है, ये कौन सा, मुख्य भूमि का क्या नाम होगा, कन्याकुमारी। और यदि मुख्य भूमि ना दे, केवल भारत का दक्षिणतम बिंदु देखे तो यहाँ पर होगा 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पर है, और इसको क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। ये याद रखना आपने, इंदिरा पॉइंट। इसका दूसरा नाम क्या है, पिग्मेलियन पॉइंट भी कह देते हैं। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कह देते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम बिंदु है, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। और यदि मुख्य भूमि पर कहें तो कन्याकुमारी आएगा। यदि पूर्वी बिंदु कहें तो ये किविथु आएगा, किविथु। और यदि पश्चिमी बिंदु कहें तो ये क्या आएगा, गोरमाथा। अब यहाँ ध्यान देना, इस जगह से लेकर के और यहाँ तक जो इसकी स्थलीय सीमा लग रही है, उस स्थलीय सीमा का अवरोही क्रम क्या है, उसके लिए जो ट्रिक बनाई है वो मैंने ये बनाई है, बच्ची पाने में भूटान व अफगानिस्तान गया। बच्ची पाने में भूटान अफगानिस्तान गया, याद रह जाएगा। अब इस बै से क्या है, बांग्लादेश। तो सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है, बांग्लादेश की लगती है। बांग्लादेश नंबर 1 पर ये है सबसे ज्यादा सीमा। यही सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है, कितना, 4096 किलोमीटर लगती है इसकी सीमा। क्लियर है। दूसरा ची से क्या आ जाएगा, चीन। नंबर 2 पर किसकी सीमा लगती है, सबसे ज्यादा चीन की सीमा लगती है। और कितनी लगती है, 3917 किलोमीटर लगती है, 3917 किलोमीटर। पास से पाकिस्तान है, पाक, इसकी सीमा कितनी लगती है, 3310 किलोमीटर लगती है, 3310 किलोमीटर। ने से क्या आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा। ने से नेपाल आ जाएगा। और नेपाल की सीमा कितनी है, 1752 किलोमीटर है। मैं से म्यांमार आ जाएगा, म्यांमार। और इसकी सीमा कितनी है, 1458 किलोमीटर है, 1458 किलोमीटर। फिर भूटान से भूटान है 587 किलोमीटर। और लास्ट में अफगानिस्तान, इसकी 80 किलोमीटर। यदि इन पूरी सीमा को जोड़ दे तो ये भारत की स्थलीय सीमा बन जाती है। इसका जोड़ होता है 15,200 किलोमीटर, जो मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर है। अब देखते हैं कि एक जो देश है वो भारत के कौन कौन से राज्य से सीमा बना रहा है। देखिए, सबसे पहले हम पाकिस्तान की बात करते हैं। इसकी बाउंड्री पर घूमते हुए हम देखते हैं चित्र के द्वारा पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ये ध्यान में रखना, भारत में जो परिवर्तन हुआ है कब, 31 अक्टूबर 2019 के बाद में, उससे 2 केंद्र शासित प्रदेश जो बने हैं वो
जो भारत की स्थलीय सीमा है उसमें भी बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। जो पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाते हैं उसमें भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? देखिए, आप ये सोचते होंगे कि यदि भारत में पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, 2 और बन गए तो 9 हो गए होंगे। 9 हो गए थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली प्लस दमन दीव, इन दोनों को सम्मिलित करके दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव संघ के नाम से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ करके 1 कर दिया, तो 9 से वर्तमान में 8 ही रह गए। 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब इसकी सीमा पर घूमते हुए देखते हैं कि किस देश के साथ कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। देखिए, शुरुआत में पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब। अब यहां ध्यान देना, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। क्लियर है? ये ध्यान में रखना, करंट का सवाल भी है। दूसरा, हम अफगानिस्तान की बात करते हैं। अफगानिस्तान की सीमा यहां लगती है। इसके अफगानिस्तान के साथ सीमा यहां लगती है, तो ये केवल किसके साथ सीमा बना रहा है? यहां लद्दाख के साथ। लद्दाख देखिए, पाकिस्तान के साथ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये पंजाब, ये राजस्थान और ये गुजरात, इन्होंने सीमा बनाई थी। जम्मू कश्मीर यहां पर है और लद्दाख यहां पर है, तो लद्दाख बनाएगा वो सीमा किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। जम्मू कश्मीर का नाम नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना है आपने। कितनी? 80 किलोमीटर की सीमा। ये जो सीमा है पाकिस्तान के साथ बन रही है, इसका नाम क्या है? रेड क्लिफ। कब अस्तित्व में आई थी? 1947 को अस्तित्व में आई थी। क्लियर है? अब यहां ध्यान देना कि अफगानिस्तान के साथ कौन सी सीमा बनती है? तो डूरंड रेखा बनती है। डूरंड रेखा। क्लियर है? और तीसरा, आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आ जाएगा चीन। अब चीन के साथ कौन कौन सीमा बना रहे हैं? देखिए, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहा है, उसके बाद यहां पर हिमाचल प्रदेश बना रहा है, फिर उत्तराखंड बना रहा है, उसके बाद ये सिक्किम बना रहा है और फिर ये अरुणाचल प्रदेश बना रहा है। तो ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जो किसके साथ है? चीन के साथ सीमा बनाएंगे। क्लियर है? अब नेपाल की बात करते हैं। नेपाल, यहाँ पर उत्तराखंड, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ये झारखंड और यहाँ पर सिक्किम, ये है किसके साथ सीमा बनाएंगे? नेपाल के साथ। अब यहाँ ध्यान देना, ये जो हिस्सा है ये गर्दन के रूप में उत्तर की तरफ आ रहा है, यहाँ ये भी नेपाल के साथ लगता है। और किसका हिस्सा है? ये पश्चिमी बंगाल का हिस्सा है, तो पश्चिमी बंगाल भी नेपाल के साथ सीमा बनाता है। ये ध्यान रखना, ये दार्जिलिंग वाला एरिया है। तो 5 राज्य हो गए हैं जो किसके साथ सीमा बना रहे हैं? नेपाल के साथ सीमा बना रहे हैं। यहाँ पर भूटान के साथ ये सिक्किम, ये पश्चिमी बंगाल, ये असम और ये अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य है जो भूटान के साथ सीमा बना रहे हैं। क्लियर है? अब ये देखना, भूटान के यहाँ पूर्व से लेकर के और ये वाली जो रेखा है अरुणाचल प्रदेश की, ये कहलाती है मेघमोहन। और किसके साथ सीमा बनाती है? ये चीन के साथ सीमा बनाती है। कब अस्तित्व में आई? 1914 में। क्लियर है? ये भूटान के पूर्व में है और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है कौन? चीन। ठीक है, ये मेघमोहन रेखा कहलाती है। और यहाँ पर कौन सा देश है? म्यांमार। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? म्यांमार। और म्यांमार के बारे में अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है। ये कैसी सीमा बना रहा है? जैसे पाकिस्तान के साथ वर्टिकल सीमा बन रही है, वैसे एकदम वर्टिकल सीमा इसके साथ भी बन रही है। याद कैसे रखना है
याद रखना है अन्ना, अन्ना गोमणि, अन्ना गोमणि मिजोरम में मिलो। राजस्थानी भाषा में इसके ट्रिक याद रख लेना। अन्ना गोमणि मिजोरम में मिले। अ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मणि से मणिपुर और मिजोरम से मिजोरम। ये इस प्रकार वर्टिकल उत्तर से दक्षिण स्थित राज्य हैं जो किसके साथ सीमा बना रहे हैं? म्यांमार के साथ सीमा बना रहे हैं। अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जो सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। ये पूरा इसका पश्चिमी और उत्तरी भाग जो है वो कौन कवर करता है? हमारा पश्चिमी बंगाल, भारत का पश्चिमी बंगाल, और इसके बाद में यहाँ पर असम, असम के बाद मेघालय, असम यहाँ दोबारा स्पर्श करता है सीमा बांग्लादेश के साथ, 2 बार सीमा बनाता है, और ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा के साथ बांग्लादेश के जो सीमा बनती है उसको कहते हैं जीरो लाइन, जीरो लाइन, ये ध्यान में रखना। त्रिपुरा के साथ जो सीमा बनती है उसको क्या कहते हैं? जीरो लाइन कहते हैं। क्लियर है? ये थे भारत के साथ जो निकटवर्ती पड़ोसी देश हैं जिनकी स्थलीय सीमा लगती है, उनके साथ इनके राज्यों की सीमाएं। अब बात करते हैं श्रीलंका से। श्रीलंका के साथ जलीय सीमा बनती है और इस जलीय सीमा को क्या कहते हैं? पाक जल संधि, पाक जल संधि, ये ध्यान में रखना। किसके साथ बनती है? श्रीलंका के साथ। और ये किन किन को, जलीय भागों को जोड़ती है? तो यहाँ मन्नार की खाड़ी को, और इस तरफ कौन सा? बंगाल की खाड़ी को। मन्नार की खाड़ी को और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है कौन? पाक जल संधि। क्लियर है? अब देखते हैं भारत में जो ये प्रायद्वीपीय स्थिति है इसका क्या संदर्भ रहता है। देखिए यहाँ से प्रायद्वीपीय भारत में कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है। उस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं क्या? कि राजस्थान और मिजोरम, राजस्थान और मिजोरम के मध्य व पश्चिम से 36 झरने, 36 झरने तीर की तरह गुजरते हैं। 36 झरने तीर की तरह गुजरते हैं। ये ट्रिक के माध्यम से आप याद रख से राजस्थान से राजस्थान, मिजोरम से मिजोरम 2, मध्य से मध्य प्रदेश, पश्चिम से पश्चिमी बंगाल, 36 से छत्तीसगढ़, झरने से झारखंड, तीर से त्रिपुरा और गुजरने से गुजरात। 8 राज्य हैं जिनमें से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा के तुरंत दक्षिण में आते हैं तो यहाँ पर 22 डिग्री अक्षांश आएगा, 22 डिग्री अक्षांश आएगा। 22 डिग्री अक्षांश के बाद जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है वो संकरा होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है कि 22 डिग्री के बाद में जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है वो संकरा होना स्टार्ट हो जाता है, ये याद रखना। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि विश्व के कुछ देशों के संदर्भ में भारत का क्षेत्रफल देखें तो वो कितना होगा। सबसे पहले हम सबसे बड़े देश से तुलना करते हैं रूस से। रूस से भारत का क्षेत्रफल की तुलना करें तो भारत का क्षेत्रफल 1/5वां भाग होगा, रूस का 1/5वां भाग होगा। इसके बाद 3 बड़े देश कौन से? कनाडा, चीन, अमेरिका, इन तीनों का 1/3 भाग घेरता है भारत, इन तीनों का 1/3 भाग घेरता है। क्लियर है? इसके बाद में पाकिस्तान से तुलना करें तो पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है भारत, पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। जर्मनी से बात करें तो जर्मनी से भारत 9 गुना बड़ा है। और यदि बांग्लादेश से बात करें, बांग्लादेश से, तो भारत 23 गुना बड़ा है। क्लियर है?
तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।